AVP 24 न्यूज़ वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री आज आर्थिक मंच के दावोस संवाद को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री भारत के विकास संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे और प्रौद्योगिकी के उपयोग की बात अपने दृष्टिकोण से रखेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ साथ दुनिया के उद्योग जगत के 400 से अधिक शीर्ष प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री चौथी औद्योगिक क्रांति मानवता की भलाई के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग के विषय पर वहां मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान विभिन्न कंपनियों के CEO से भी चर्चा करेंगे और इसमें वैश्विक नेताओं के अलावा चीन के राष्ट्रपति, जर्मनी के चांसलर और रूस के राष्ट्रपति भी संबोधन करेंगे। इसमें कोविड-19 महामारी के बाद दुनिया में आर्थिक मंच की महत्वपूर्णता की पहल की शुरुआत पर भी चर्चा की जाएगी। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर अर्थव्यवस्था को लेकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, कैसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया जाए, इसका सबक मोदी सरकार से लें। राहुल गांधी आए दिन गिरती अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और कृषि कानून जैसे मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर रुख अपनाए हुए रहते हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा था, मोदी जी ने GDP यानी गैस, डीजल, पेट्रोल के दामों में जबरदस्त विकास कर दिखाया है। जनता महंगाई से त्रस्त है और मोदी सरकार टैक्स वसूली में मस्त है। राहुल गांधी ने कल मोदी सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की अपील की थी और दिल्ली में हुई हिंसक घटना को लेकर राहुल गांधी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक सुविचार साझा करते हुए कहा था, विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं। हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। चोट किसी को भी लगे, नुकसान हमारे देश का ही होगा। 29 जनवरी को बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है, जिसको देखते हुए राहुल गांधी के हमले और तेज होते जा रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ममता बनर्जी जब संबोधन देने के लिए मंच पर आई थी तो वहां मौजूद लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए थे, जिसके बाद ममता बनर्जी इतनी भड़क गई कि वो मंच से उतर गई थी। ममता बनर्जी अपने इस अपमान के खिलाफ विधानसभा में आज निंदा प्रस्ताव पेश करने वाली हैं। तृणमूल कांग्रेस ने नारे को नेताजी और मुख्यमंत्री का अपमान बताते हुए कहा, विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। ममता बनर्जी की पार्टी का समर्थन करने वाली कांग्रेस और CPM पार्टियों ने साफ तौर पर कहा, वो निंदा प्रस्ताव का समर्थन तब तक नहीं करेंगे जब तक ममता बनर्जी खुद प्रदेश में संविधान एवं विपक्ष का सम्मान सुनिश्चित नहीं करती। दोनों पार्टियों ने बुधवार को कहा था, जय श्री राम का नारा लगाए जाने के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से विधानसभा में लाए जाने वाले निंदा प्रस्ताव का समर्थन ममता बनर्जी द्वारा विपक्षी पार्टियों का सम्मान सुनिश्चित करने के बाद ही किया जाएगा। जय श्री राम के नारे लगने के बाद ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में समारोह को संबोधित करने से मना कर दिया था और नारेबाजी को अपना अपमान बताकर इसे राज्य के लिए अपमानजनक करार दिया था। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड में हिंसक झड़प के बाद दिल्ली के कई क्षेत्रों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ADG, IG, DM, ACP समेत भारी सुरक्षा बल गाजीपुर बॉर्डर पर तैनात किया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानून के विरोध में आंदोलन चल रहा है। आज प्रदर्शन खत्म होने की आशंका जताई जा रही है। नोएडा में आधी रात को दलित प्रेरणा स्थल से दलित किसानों को पुलिस ने हटा दिया था, जिसके पश्चात प्रेरणा स्थल खाली हो गया है। जिन नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं के पासपोर्ट सरेंडर करने की प्रक्रिया को भी प्रारंभ कर दिया है। पुलिस ने बलबीर S राजेवाल, बलदेव सिरसा और योगेंद्र यादव समेत कम से कम 20 किसान नेताओं को ट्रैक्टर रैली के रूट को तोड़ते हुए समझौते का उल्लंघन करने के लिए नोटिस जारी किया है। किसान नेताओं ने इस नोटिस पर 3 दिन के भीतर जवाब देने को कहा है। हालांकि दिल्ली में उपद्रव मचाने के बाद किसान टिकरी बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के दिन हुई झड़प में कम से कम
300 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। गृह मंत्री घायल पुलिस वालों से मिलने अस्पताल पहुंचे। किसानों द्वारा मचाए गए बवाल के बाद दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के कई रास्तों को बंद कर दिया था, जिसके बाद आज NH-24 पर रास्ता खोल दिया गया है। इस रूट पर सामान्य ट्रैफिक देखा गया। लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने के बाद लाल किले की सुरक्षा में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बुधवार को करीब 50 से 60 किसान पूरी तरह से यूपी गेट पर पहरा दे रहे थे। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत और गाजीपुर आंदोलन कमेटी के सदस्य जगतार सिंह बाजवा भी यूपी गेट पर रात भर किसानों के साथ उपस्थित रहे। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार हरिद्वार में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार हरिद्वार में 27 जनवरी को ठंड ने दशकों का रिकॉर्ड बनाया है। घने कोहरे के कारण गंगा किनारे और देहात में विजिबिलिटी कम दर्ज की गई, जिस वजह से हाईवे पर वाहन चालकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कोहरे के कारण शहर के अंदर सड़कों पर भी लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई। बुधवार को हरिद्वार में अधिकतम तापमान 12 डिग्री और न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में पारा लगातार गिर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से स्थिति में सुधार होने की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विवेक सिन्हा के अनुसार झारखंड के आसपास एक प्रति चक्रवात की स्थिति बनने से उत्तर पश्चिमी हवा का प्रभाव कम होने और पूर्वा का प्रभाव बढ़ने से आसार है। ऐसी स्थिति में ठंड कम हो सकती है। पटना समेत लगभग पूरे सूबे में शीतलहर का प्रकोप बना रहा, जिस वजह से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ। पटना के अलावा किशनगंज, सहरसा, गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय और नवादा में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया गया। राज्य के डेहरी में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस रहा। भारत में 16 जनवरी को टीकाकरण आयोजित हुआ था। भारत में अब तक 23,55,979 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। भारत में पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया था। आज टीकाकरण के तीसरे चरण में 49 बूथों पर 6,125 लोगों का टीकाकरण आयोजित किया जाएगा। हर बूथ पर 125 स्वास्थ्य कर्मियों को बुलाया जाएगा। सुभारती मेडिकल और जिला अस्पताल समेत 33 स्थानों पर ये सत्र लगाए जाएंगे। इन्हें 24 कोल्ड चेन से जोड़ा गया है। 5 फरवरी तक बचे हुए 15,599 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन ने कहा, टीकाकरण की व्यवस्थाओं पर नजर रखी जा रही है। 29 जनवरी को 45 बूथ पर, 4 फरवरी को 32 और 5 फरवरी को 12 बूथ पर टीकाकरण आयोजित किया जाएगा। भूडबराल, ब्रह्मपुरी अर्नब हेल्थ सेंटर, कैंट अर्नब हेल्थ सेंटर, दौराला स्वास्थ्य केंद्र, दफरीन जिला महिला अस्पताल, हस्तिनापुर स्वास्थ्य केंद्र, जानी खुर्दा, कंकरखेड़ा अर्नब हेल्थ सेंटर, खरखौदा, मछरा, मलियाना हेल्थ केयर सेंटर, मवाना मेडिकल कॉलेज, लोकप्रिय मवाना मेडिकल कॉलेज, पुलिस लाइन हेल्थ सेंटर, राजेंद्र नगर हेल्थ सेंटर, रजपुरा, रोहता, साबुन गोदाम, सरधना, सुरूरपुर, सुभारती मेडिकल कॉलेज और तहसील अर्नब हेल्थ सेंटर कोल्ड चेन पर टीकाकरण आयोजित होगा। कोविड-19 महामारी को देखते हुए कुंभ मेले के आयोजन को लेकर सरकार काफी सक्रिय नजर आ रही है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की विशेष टीम को कुंभ मेले में चिकित्सा सुविधाओं पर विशेष निगरानी रखने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुंभ मेले को लेकर राज्य सरकार के लिए भी गाइडलाइन जारी की है। 27 फरवरी से कुंभ मेला प्रारंभ होने वाला है। कुंभ मेले की तैयारियां अपने चरम पर पहुंच गई हैं। केंद्र सरकार ने महामारी से बचाव के लिए मेले में SOP भी जारी की है और सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम कराए जा रहे हैं। कुंभ मेले में चिकित्सा के अलावा एक विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम भी गठित की गई है। ये टीम सीधे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली से जुड़ी रहेगी और मेले में हुए आयोजन की
प्रतिदिन जानकारी पहुंचाएगी, जिसमें भीड़ से लेकर आए हुए लोगों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम तक की रिपोर्ट केंद्र को भेजी जाएगी। सचिव शहरी विकास शैलेश बगोली के अनुसार स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी जो भी जरूरतें हैं उसे लेकर बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी जरूरतों पर चर्चा की जाएगी। केरल के कृषि मंत्री वीएस सुनील कुमार ने विवादित बयान जारी करते हुए कहा, केंद्रीय बजट किसानों के पक्ष में नहीं होगा, बल्कि इससे कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचेगा। 2021 में जारी किए जाने वाले बजट में किसानों के लिए कुछ भी नहीं होगा। किसान विरोधी अधिनियम देश में लागू करने की कोशिश की जा रही है। सरकार अभी तक अपने रुख पर कायम है। ऐसे में समस्या का समाधान कैसे निकल सकता है? किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए कुछ घोषणाओं के माध्यम से आंदोलन को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आने वाला बजट किसानों के पक्ष में नहीं होगा। आपको बता दें, 29 जनवरी से इस साल का पहला बजट सत्र प्रारंभ किया जाएगा, जो 15 फरवरी तक चलेगा। दूसरा सेक्शन 8 मार्च से 8 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 11,666 मामले सामने आए हैं। 123 लोगों की मौत हो गई है। भारत में कुल संक्रमण का आंकड़ा लगभग 1 करोड़ 7 लाख को पार कर गया है। मरने वालों की संख्या 1,53,000 को पार कर गई है। 14,301 लोगों के स्वस्थ होने के बाद अब तक कुल स्वस्थ होने वाले लोगों का आंकड़ा लगभग 1 करोड़ 3 लाख को पार कर गया है। 23,55,979 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने पद संभालने के बाद एक बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। जो बिडेन ने भारतीयों को एक नया तोहफा देते हुए भारतीय दंपतियों के लिए अमेरिका में काम करने की इजाजत दे दी है। ये अध्यादेश उनके लिए लागू किया गया है जिनके पास H-1B वीजा हासिल है। जो बिडेन का ये फैसला बेहद ही खास माना जा रहा है, क्योंकि इस फैसले से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर असर पड़ रहा है। जो बिडेन ने ट्रंप के फैसले को बदलते हुए ये आदेश जारी किया है। दरअसल ट्रंप इस फैसले से अमेरिकियों को नौकरी देना चाहते थे, लेकिन जो बिडेन ने इसे बदलते हुए भारतवासियों को नई सौगात दी है। जो बिडेन ने इसके साथ ही एक और बड़ा फैसला लिया है। बिडेन ने ओबामा केयर स्कीम को दोबारा से लागू करने का फैसला लिया है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे नुकसानदेही बताते हुए अपने कार्यकाल में बंद कर दिया था। जो बिडेन के इस फैसले के बाद अमेरिकियों को एक बार फिर से स्वास्थ्य बीमा का कवच हासिल हो सकेगा। ओबामा सरकार के दौरान इस फैसले से करीब 2.5 करोड़ लोग लाभान्वित हुए थे। इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी के आधार पर निजी स्वास्थ्य बीमा दिया जाता था, जिसे ट्रंप ने गैर जरूरी बताते हुए रद्द कर दिया था, लेकिन जो बिडेन ने इसे दोबारा लागू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP 24 न्यूज, लखनऊ।